अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। आज मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हुकूमती मामलात पर बात की, आईनी तरामीम जो है उस पर बात की और कहा कि जो वफाकी हुकूमत है उसके पास इतना मैंडेट नहीं है कि वो आईनी तरामीम करा सके, उनका मैंडेट उनको इजाज़त नहीं देता। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्द से जुलूस रैलियों की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और जो सियासी जमात है दोनों को अलहदा होना होगा। सूबाई हुकूमत अपने अमूर हुकूमत देखे, लेकिन जो सियासी जमात है, जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर है जमात के, वो जाके जलसा जुलूस करें। उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। सूबे के एक वजीर आला की तरफ से इस तरह का बयान मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है। ये आपने मौलाना को सुना। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी अब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। जिस तरह अलीमीन गंडापुर की जानिब से अल्फाज इस्तेमाल किए गए, दोबारा पंजाब आने का, मुख्तलिफ शहरों में आने की बात की गई। हुकूमत जो है वो एक तरफ उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी पोजीशन पर खड़ी है। दोनों जमातें उसी जगह आन खड़ी हुई हैं जो पिछले हफ्ते में खड़ी थी। पिंडी एहतजाज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का दायरा कार जो है उसको वसी करने का ऐलान किया है। पंजाब हुकूमत, हुकूमती वज़रा क्या कह रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। गंडापुर साहब अकल के नाखून ले। पंजाब में बदमाशी, पंजाब में गुंडागर्दी, पंजाब में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, और जो जो ये करने की कोशिश करेगा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा को खुद अपने चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुमको भी मैंडेट दिया हमने, तो उतनी मेहनत तुम क्यों नहीं कर सकते जितनी मेहनत मरियम नवाज करती है। ये आपने आज़मा बुखारी साहबा का सुना। वो कह रही है कि वज़ीर आला पंजाब पर लश्कर कशी की बजाय सूबाई हुकूमत और अपने मामला जो अमूर हुकूमत है उस पर तवज्जो दे, अवाम की खिदमत करे। जो पोलिटिकल टेम्परेचर है वो हमने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला हफ्ता जलसे जुलूसों के हवाले से भी अहम है। इसके साथ साथ आईनी तरमीम भी पार्लियामान में आने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद इसको हुकूमत जो है टेबल कर सकती है। सबसे पहले मौजूद मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नजम वली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। समीना पाशा साहब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का। काज़मी साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। सीएम गंडापुर इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं, ये मामला किस तरफ जाते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं? की रेटरिक होती है, सियासी जमातों ने अपने कारकुनों को भी मुतमईन रखना होता है, तो वो इस तरह के नारे वगैरह तो लगाते रहते हैं। ऑब्वियसली उनको पता है कि उनके ऊपर भी तनकीद होती रही कि जो उनकी कारकुन की एक्सपेक्टेशंस हैं शायद वो पूरी उस तरह नहीं हो रही जिस तरह उनका कारकुन चाहता है, तो उन्होंने उनको भी एंगेज रखना है। लेकिन जहां तक एहतजाज का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में जब तक मुल्क के अंदर आइन है, कानून है, जमहूरियत है, तो इनकलाब की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जिसकी भी हुकूमत हो, जो सर्टन आपके राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसके ऊपर हर किसी को अमल दरामद करना चाहिए। अगर सीएम खैबर पख्तूनख्वा के लियाकत बाग के अंदर एक जलसा करके चले जाएंगे या एहतजाज करके चले जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? माजी में भी लेकिन काज़मी साहब लहजा खासा सख्त है, और ये क्या सिर्फ एरियल फायरिंग है, सिर्फ ये बयानात तक महदूद है, इससे आगे कुछ नहीं होगा आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए लहजा तो अब ये तो वही खुद ही बता सकते हैं कि उनके दिल में क्या, आगे वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन लहजा तो यहाँ पे बड़ा सख्त रहा है। लहजा तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो सियासतदानों की रेटरिक होती है, अगर आप जो अभी हमारे मौजूदा वजीर दिफा हैं उनकी अगर आप पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी स्पीचेस हैं वो आपका चैनल इस वक्त चला नहीं सकता अपने प्रोग्राम में, या मेरा चैनल भी नहीं चला सकता, या कोई भी चैनल नहीं चला सकता। तो जो एक आपकी लैंग्वेज होती है जो आप ऑपोजिशन में होते हैं उसमें समटाइम सख्ती भी होती है, इसलिए कि गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीजें कांस्टेंट फैक्टर नहीं है कि आज कौन हुकूमत में है या कौन जो है ऑपोजिशन में है, वो क्या कह रहा है। कांस्टेंट फैक्टर ये है कि क्या मुल्क के अंदर जो आइन और कानून है उसके मुताबिक चीजें चल रही हैं, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्या जमहूरियत को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वो एक बड़ा क्वेश्चन है कि अगर एक जमात एहतजाज करना चाहती है तो पूरे मुल्क में आप कंटेनर लगा दें, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। बाकी सियासी रेटरिक जो है वो मेरी नजर में कोई इतनी बड़ी उसको ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। पंजाब में जलसा जुलूस करना हर सियासी जमात का राइट है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कोई भी सियासी जमात है। नजम साहब, क्या लगता है एक शहर का इवेंट के सिर्फ रावलपिंडी में होना है, लेकिन हमने देखा कि पूरा शहर जो है उसको बंद कर दिया गया, मोटरवेज बंद कर दी गई, तो पंजाब में क्या जलसे जुलूस रैलीज करना मना है? नहीं, बिल्कुल मना नहीं है। इससे पहले भी जलसे जुलूस भी होते रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे पहला जलसा हुआ था वो भी लाहौर से ही हुआ था। और उसके बाद लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमें चीज़ों को सियाको सबाक में देखना होगा। अभी जैसे बात हो रही थी कि अगर पाकिस्तान में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, एक पार्लियामेंट मौजूद है,
जुडिशरी मौजूद है, जहां से आपको रिलीफ भी मिल रहा है, तो उसके बाद आप ये सारी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? आप कौन से इनकलाब की बात कर रहे हैं? आप 3 हफ्तों में 3 मरतबा पंजाब पर सियासी तौर पर हमला आवर हुए। आपको साथ आने वाले जो लोग थे, क्या उनमें से किसी ने पूछा कि जनाब वजीर आला, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा माएँ जो है बलूचिस्तान के बाद बच्चों को पैदा करते हुए मर रही हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने उन नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए क्या कर रहे हैं जिनकी वीडियोस इस वक्त आ रही हैं और वो गाड़ियों के सामने अपनी पुश्त को लहराते हुए, और किस किस्म के वो और जिस किस्म की बाकी चीजें आ रही, हम क्या कल्चर क्या दे रहे हैं, हमने करना क्या है? हमें ये भी तो देखना होगा ना। लेकिन देखिए मुसलसल तीसरी बार उनको वहां पे मैंडेट मिल रहा है, मुसलसल तीसरी बार देखें कि केपीके में उनको हुकूमत मिल रही है। इसका जवाब तो शायद 5 साल बाद जब वो अवाम के पास जाएंगे, जब वोट होंगे, तो डेफिनेटली अवाम उसका इजहार करेंगे। अभी हम नहीं देख रहे कि केपीके में वहाँ कोई एहतजाज हो रहा हो, वहाँ कोई मामला हो रहे हो कि जनाब सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लोग अगर वो कॉल दे रहे हैं, लोग उनके साथ निकल रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस बात को क्यों लेते हैं कि लोगों को नफरत की बुनियाद पर पंजाब को गाली देके आप लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं? आप मनफी सियासत क्यों करते हैं? आप 9 मई के बयानिए से, 9 मई के तर्ज अमल से, आप लाहौर के जमान पार्क में जब आपने पुलिस के ऊपर, आपने रेंजर्स के ऊपर जिस तरह की पेट्रोल बम फेंके, जिस तरह आपने इस्लामाबाद में आग लगाई, आप मनफी सियासत की तरफ क्यों जाते हैं? देखें, अगर हमने ये बात नहीं करनी तो फिर क्या कोई ज़हनी गुलाम और शाहदौला के चूहे ये बात करेंगे कि जनाब आपको पॉजिटिव सियासत करनी चाहिए, आपको तामीर की सियासत करनी चाहिए, आपको किरदार की सियासत करनी चाहिए। आप जिस किस्म के अभी मेरे भाई कह रहे थे कि ख्वाजा आसिफ की तकरीर को आप नहीं चला सकते, तो क्या आप अली अमीन गंडापुर की तकरीरों को चला सकते हैं? उनके तरीक़ाकार को सपोर्ट कर सकते हैं? पंजाब जो कि अमन का, तरक्की का, खुशहाली का, एक तहजीब का सूबा बन के सामने आ रहा है, आप उसके मुकाबले में देखें कि दूसरी तरफ जो वज़ीर आला मौजूद है, जिस तरह वो गाड़ी के ऊपर जूते सामने रख के और जिस तरह वो रक्स फरमा रहे थे, देखिए कभी ना कभी तो हमें इस हाउ हू से और इस जज्बाती सियासत से बाहर निकलना पड़ेगा। हम में से अगर देखें आदिल, अगर आपने भी बात नहीं करनी, मैंने भी बात नहीं करनी, और हमने भी ये कहना है कि ठीक है जो कुछ वो कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर वो नफरत फैलाते चले जाएं, वो लेकिन नजर साहब देखें ना, वन डे इवेंट करना है उन्होंने, लियाकत बाग में उन्होंने जलसा करना है। लियाकत बाग जो कि एक साबिक वजीर आजम के नाम से ही मंसूब है, वहाँ पे जलसा हुआ, जो पूरा मामला है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब से वो मंसूब जगह है, वह पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने आ रहे हैं, सिंगल डे इवेंट है, उनका करने देते तो पूरे शहर को किस तरह कर्फ्यू का एक समा था, आपने जगह जगह जो पूरे इलाका बंद कर दिया। 3 हफ्तों में तीसरी मरतबा आप पंजाब आ रहे हैं। इस वक्त कौन सी ऐसी आग लगी हुई है जलसे करने के हवाले से? इस वक्त आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद है, पार्लियामेंट हाउस मौजूद है, उनके पास आप जैसे मोतदिल और अच्छे जो एंकर्स हैं उनके प्रोग्राम मौजूद हैं। आप वहां पर गाइडलाइंस दीजिए। आप जिस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये एक सियासी बुखार की तरफ ले जाने वाली बात है। वजह क्या है इस वक्त कि आप ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं? चले ठीक हो गया, हमें ठीक हो गया। समीना साहब क्या लग रहा है पाकिस्तान तरीके साहब? एक आखिरी बात कहना चाह रहा था, मैं एक आखिरी बात कहना चाह रहा था। देखें, हमें आप आईना सिखाएं। हमारे पास उमर अता बंदियाल का वो फैसला मौजूद है कि किस तरह आपने तरीके अदम एतमाद के आपने आइन को सबोताज किया। आप हमें इखलाकियात ना सिखाएं। हमें अच्छी तरह पता है, रेहम खान की किताब से लेकर और गंडापुर साहब की तकारीर तक और रूह खान साहब के खिताबात तक आपकी इखलाकियात क्या है। आप हमें जमहूरियत ना सिखाएं। हमें अच्छी तरह पता है कि आपकी अपनी पार्टी में जमहूरियत कितनी है, किस तरह आप जावेद हाशमी जैसे सदर को उठा के बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद ये गौहर साहब कहां से आ जाते हैं। आप हमें जमहूरियत भी ना सिखाएं, आप ये सब कुछ पहले खुद करें। ये बात जावेद हाशमी साहब की तो बात ना करें ना, वो भी बेचारे कायम मुकाम सदर रहे, लेकिन जब दोबारा आप पावर में आए तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। वो माजी में उनके साथ एक और जमात में भी ऐसा हो चुका है। समीना साहब, तामीरी पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर रही पाकिस्तान तरीके साहब, आपको क्या लग रहा है? और एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स, पहले भी 9 मई गले की हड्डी बना हुआ है, वो नहीं खत्म हो रहा, दोबारा जो इस तरह एक हार्ड लाइन ली हुई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। बहुत शुक्रिया आपका आदिल निज़ामी साहब। और देखिए, पहली बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं कर रही, इसका जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दे सकती है। मेरे नज़दीक तो
इस वक्त ये बड़ा इंकशाफ है कि हमारे मुल्क में कोई आइन भी है, कोई दस्तूर भी है और उसके तहत चीज़ें भी चलती हैं। ये मेरे लिए उससे भी बड़ा इंकशाफ है, क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं कि पिछले साल से, बल्कि पिछले 2-3 साल से मुसलसल ही आइन की खिलाफ वर्जियों का एक सिलसिला जारी है। वक्त पर इलेक्शन नहीं होते, एक एक साल निगरान हुकूमतें रहती हैं। ये कौन से आइनों में लिखा हुआ था कि एक एक साल निगरान हुकूमतें रहेंगी? उसके बाद भी हम देखते हैं कि जी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, उनको कैसे बदला जाता है, किस तरीके से हम देखते हैं कि जी अब कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या। तो जहां पर आपने आइन और कानून को मोम की नाक बना देना है, तो वहां पर फिर आइन और कानून का नाम लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई मैं मैच खेलूं और मुझे लगे कि मैं मैच हार रहा हूं तो मैं कहूं जी मैं तो रूल्स ऑफ गेम्स ही चेंज कर देता हूं। भाई ठीक है, मैंने अब ये माजी से इतलाक भी कर दिया है कि जनाब जो पहले 4 रन हुआ करते थे अब से वो 8 रन हैं, लिहाजा मैं जीत गया। तो ये नहीं होता, ये मजाक ना बनाए आइन और कानून का। मुझे तो कोई एग्जिस्टेंस नजर नहीं आती। जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात है वो भी हमें नजर आते हैं, जिस तरह से सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो मीडिया के साथ इस वक्त सिचुएशन है। उसके बाद आप जलसे जुलूस की बात करते हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं जो खवातीन के साथ हुआ और जिस तरह से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जिस तरह से पुलिस स्टेट बना के रख दिया क्या पंजाब पूरे को। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि इसके ऊपर अगर बात ना करें और हम आंखें बंद करके कहें सब अच्छा है और बिला वजह कोई उछल रहा है, तो ये तो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी है और अपने आप को धोखा देने की बात है। पंजाब में कोई एक हफ्ते में 3 मरतबा क्या एक दिन में भी 3 मरतबा आना चाहिए, उसको इजाज़त होनी चाहिए। पंजाब कोई नोगो एरिया तो नहीं है, तमाम पाकिस्तानियों का है, जब कोई चाहे आ सकता है पंजाब। और ये डिवीजन और ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि इस तरफ से, बल्कि जो पंजाब हुकूमत के स्टेटमेंट्स थे उनसे ऐसे लग रहा था कि सूबाइयत की हवा आ रही है, तो इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए। बाकी एग्रेसिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों हो रही है, जाहिर है उन्होंने बीच में एक थोड़ा सा दिखाया था नरम गोशा भी, और उन्होंने कहा भी कि हम के टॉक्स के लिए तैयार हैं। शायद कुछ मामलात आगे नहीं बढ़ सके, अब उन्होंने एक एग्रेसिव मोड लिया है, उसमें लोग उन्हें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर उनको लोगों को लगता है कि उनकी बात ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान में कोई थोड़ी बहुत जमहूरियत बाकी है तो जाहिर है कि फिर देखना पड़ेगा कि लोग किसके साथ खड़े हैं। तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि लोग ठीक है बिलाशुबा इस पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान, ठीक कह रही हैं आप। लेकिन काज़मी साहब, पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ जो कबूलियत है वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को नाकाबिल कबूल नहीं बनाती जा रही जिस सिचुएशन में वो आ चुकी है। डायलॉग नहीं करना किसी से, पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग नहीं करना, जहाँ वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते। तो ये अपने लिए सारे दरवाजे नहीं बंद करती जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए आदिल साहब, ये इंतहाई बदकिस्मती है कि यहाँ पे जमहूरियत के चैंपियन टीवी पे बैठ के कह देते हैं कि कबूलियत नहीं है। ये किस आइन और कानून के तहत ये बात की जाती है? इसको कैसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि उनकी कबूलियत नहीं है? कबूलियत किसके सामने नहीं है भाई? कबूलियत तो अवाम में होती है। अगर अवाम आपको वोट देगी तो आप आ जाएंगे, चाहे वो मियाँ साहब को दे, जरदारी साहब को दे, खान साहब को दे या मौलाना को दे। ये जो आर्ग्यूमेंट है, मेरे ख्याल में इसको नॉर्मलाइज करना, इसको इस तरह कहना कि टीवी पे बैठ के बड़े बड़े मैं सीनियर लोगों को देखता हूँ वो ये एक बात कह रहे होते हैं जी उनकी कबूलियत नहीं है, शहबाज शरीफ के अलावा इसको कोई चॉइस नहीं है। क्या ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बन चुका है ना, और तमाम सियासी जमातें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इसी सिस्टम की बेनिफिशियरी भी तो रही है ना। माजी भी तो ये बता रहा है कि 2018 में कौन मकबूल था, हुकूमत किसको मिल गई, 2013 में क्या सूरत हाल थी, हुकूमत किसको मिल गई। तो माजी और तमाम इसी तरह बेनिफिशियरी रहे हैं सिस्टम के। तो सियासतदानों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सियासतदान तो ये देखे ना, 3 साल यही कहते रहे कि ये खटपुतली है, इससे तो लड़ाई नहीं, लाने वालों से लड़ाई है। असल तो हमारी लड़ाई उसके साथ है। अब ये कहते हैं कि नहीं वो खटपुतली नहीं था, वो तो तालिबान भी ले आया, वो सब कुछ वही करता था। तो मसला ये है कि खान साहब भी जो है वो जब हुकूमत में आएंगे तो हो सकता है उनका मौक़िफ़ भी कुछ और, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन एज ए डेमोक्रेट, एज ए सहाफ़ी, कम से कम हमें इतनी शर्म तो आनी चाहिए ना कि टीवी पे बैठ के कहें कि ये आइन है, इसके अंदर ये लिखा है कि जिसको वोट पड़ेगा वो हुकूमत बनाएगा, चाहे वो मियाँ साहब हो या कोई और दोस्त हो। दूसरी बात ये है कि आपने कल ही देखा कि कल जो एहतजाज हुआ, पीटीआई वाले तो बहुत बुरे हैं, उनकी तहजीब भी ठीक नहीं है। जियो का रिपोर्टर है हैदर शिराजी साहब, उनको पंजाब पुलिस ने पकड़ के कहा कि तुम्हें 9 मई में अंदर कर देंगे, तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। ये मतलब ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सी शाइस्तगी है? और जिस किस्म के हालात हम देख रहे हैं कि अदालत फैसला करती है, आगे से वुज़रा कहते हैं जी हम फैसला मानेंगे नहीं। तो वो तो मखसूस बेंच जो था वो तो एजाजुल एहसन भी चला गया, नकवी साहब भी चले गए। अब कौन सा मसला? अब तो आपको मंसूर अली शाह साहब से भी मसला है, अतर मिनुल्लाह साहब से भी मसला है, जिनके बारे में आप कहते थे कि अता बंदियाल इनको क्यों नहीं बैठा रहा।
इनको भी बैठाएं बेंचों में। तो अब इशू ये है कि यहाँ पे हर कोई अपनी सियासत के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमें अपना एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि जनाब जो बेसिक चीजें अगर आइन और कानून के खिलाफ इमरान खान करता था, उस वक्त वो कहते थे कि हमारी कानून साजी में कोई इदारा हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो भी काबिल मुजम्मत था, वो कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं थी। और जो उस वक्त कहते थे कि हमने हाइब्रिड निजाम खत्म करना है, क्या उन्होंने आके अभी हाइब्रिड निजाम खत्म कर दिया? और उस वक्त जो उनके लिए आवाज उठाते थे, क्या वो ये ईमानदारी से कह सकते हैं कि हाइब्रिड निजाम खत्म हो गया? तो मिनिमम चीज है मेरे ख्याल में। समीना मायूस है आइन और इस वक्त जमहूरियत से, लेकिन हम सबको मायूस नहीं होना चाहिए। रास्ता आइन और जमहूरियत से ही निकलेगा, और कोई भी उसको कमजोर करने की कोशिश करे, चाहे वो इमरान खान की जमात हो या कोई और जमात हो, वो कतन पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। ठीक हो गया। नजम साहब, आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने पहली अटेम्प्ट की, नाकाम रही, बैकफायर हो गया पूरा मामला। अब इतनी तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि दूसरी जानिब से बड़ी तैयारी हो चुकी है। वकला जो है वो तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, बाकी लोगों को खतूत जो है वो अरसाल किए हैं कि इस मामले पे ना हो, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई तहरीक चलती है। तो क्या हुकूमत ने लेट कर दिया जो पहला मामला था उस पर नाकामी की वजह से सारा कुछ? देखें आदिल, पहली बात तो ये है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए और मौलाना फजलुर रहमान समेत कुछ लोग जब नंबर गेम में साथ नहीं आए, तो क्या ये आइन और जमहूरियत की फतह नहीं है? हुकूमत की नाकामी को आप ये नहीं समझते कि इस वक्त वाकई एक आइन मौजूद है, एक कानून मौजूद है जिसके तहत उन्होंने आना था? दूसरी बात, जब मैं आइनी तरमीम की बात करता हूँ तो मैं बुनियादी तौर पर उस बुनियादी मसले की तरफ चाहता हूँ जिसका हमें इस वक्त सामना है। एक आम आदमी जब कोर्ट्स के अंदर, अदालतों में जाता है, मैं आपको माजरत के साथ कहूँगा कि मेरी मातहत अदालतों की दीवारों की एक एक ईंट रिश्वत मांगती है। यहाँ पर जिस तरह मुकदमात होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आप देखिए हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो सियासी मुकदमात में लगे हुए हैं। वो रात देर तक बैठ कर अपने पसंदीदा सियासी रहनुमाओं का इंतजार करते हैं, उन्हें मर्सिडीज भेजते हैं, उनके लिए अपने दरवाजे खोलते हैं, उन्हें गुड टू सी यू कहते हैं। वो सब हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही जज हजरात जिस वक्त बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, बड़े बड़े सियासी बयानात देते हैं, आप मुझे बताइए, अखबारात, मैं खुद एक अखबार का एडिटर हूँ, मुझे अपने सियासतदानों से ज्यादा मुझे अपने जजों के बयानात रोजाना लीड और सुपर लीड के तौर पर मिलते हैं। तो क्या हमें एक आईनी अदालत की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्या हमें इस बोझ को कम नहीं करना चाहिए? क्या वो जिस बंदे ने जो जेल में मौजूद था, जिसको सजाए मौत हो चुकी थी और जिसका मुकदमा उठाकर लगाया गया और उसे बरी किया गया, और फिर 6 साल के बाद पता चला कि जनाब वो तो पहले फौत हो चुका था, हम आज सुन रहे हैं, तो ये किसका मसला है? ये मेरा मसला है। ये जो मसला है कई आम आदमी का डेफिनेटली मसला है, लेकिन 25 से 27 लाख केसेस जो हैं वो तो लोअर जुडिशरी में हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ 60,000 केसेस है, हाई कोर्ट में 2.5 लाख केसेस है। तो नीचे से काम शुरू करें ना सर। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जब आप तकसीम पे जाएंगे इन तमाम चीजों की, तो आपको सारी चीजें बातें हो जाएंगी कि ये क्या सूरत हाल है इस वक्त। आप ये देखिए कि लोअर जुडिशरी की अदालतें कितनी ज्यादा हैं और सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है। वहां पर अगर 55,000 के करीब, 56,000 के करीब केसेस मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है लोड बहुत ज्यादा है। अगर आप मातहत अदालत के लाखों, 22-24 लाख केसों की बात करते हैं, वो तो हजारों अदालतें हैं, हर जिले के अंदर मौजूद हैं। लेकिन वो नाकाफी है, जो इतने केसेस अभी भी ज़ेरे इल्तवा है ना, जिनके फैसले नहीं हो पाए, वहां पे लोग मतलब ये हुआ कि हम जहां पर इस वक्त, क्या आपने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों के मंशूर नहीं देखे थे? उन तमाम मंशूरों में मौजूद था कि हमने अदालती इस्लाहात करनी है। ये कोई अचानक चीज नहीं हुई, और मैं ये समझता हूँ कि हमें इश्यूज पे आना चाहिए, हमें मुखालफत पे नहीं जाना चाहिए। आखिर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ सियासी मुदाखलत करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत जो है, इस वक्त कोई भी कानून लेकर आ जाए, उसकी मुखालफत होनी है। वो जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी बेहतर हो, वो सियासी बुनियादों पर मुखालफत होनी है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त गुस्से में है। जब उनका गुस्सा कम होगा और जब वो अंदाजा लगा पाएंगे इस सूरत हाल की संगीनी का, मुझे लगता है कि वो वापस आ रहे हैं, उनके बयान तब्दील हो रहे हैं, ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। चले समीरा साहब, आपको लग रहा है कि जिस तरह बता रहे हैं कि आनी तरामीम, मौलाना का गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा तो हुकूमत की जानिब दोबारा आ जाएंगे, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े होते नजर आ रहे? देखिए, पहली बात तो ये कि आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं या आईनी अदालत की बात कर रहे हैं, तो
ये तो बहुत देर पहले तय हुआ था ना, जब मिसाक़े जमहूरियत हुआ था तब तय हुआ था कि जी आईनी अदालत बनाई जाएगी। उसके बाद कितनी हुकूमतें आई गई, पीपल्स पार्टी की भी आई और PMLN की भी आई, उस वक्त क्यों ना बना ली इन्होंने। उस वक्त के हालात में अब के हालात में फ़र्क है। उस वक्त एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, उस वक्त इसलिए इन दो जमातों ने ये बात की थी। और अब वैसे भी मेरा ख्याल है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके अंदर तो बाकी जो आपकी जमातें हैं ज़ाहिर है उनको भी आप कंसेंसस में लेकर ही कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है उससे मुझे तो नहीं लग रहा कि चीज़ें इसकी कोई हिमायत में जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, मुझे मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, उनके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा उन्हें आगे सिस्टम में रखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई कंफर्टेबल हैं, वो क्लियरली कह चुके हैं। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का भी स्टेटमेंट मैं कल सुन रही थी, तो मुझे उससे अंदाज़ा नहीं हो रहा, अगर मौलाना किसी तरमीम के लिए राजी भी हुए तो शायद 25 अक्टूबर के बाद ही वो कोई वाजे इस बारे में हिमायत का ऐलान करेंगे, अगर वो राजी हुए। बाकी ये जो बात है कि जी आईनी तरमीम इसलिए या आईनी अदालत इसलिए लाई जा रही है कि जी उससे कोई केसेस पे फ़र्क पड़ेगा, तो माजरत के साथ जो आईनी अदालत के केसेस हैं या आईनी जो केसेस हैं वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है 100-150 केसेस हैं जो सिर्फ आईनी यानी आईनी अदालत से जुड़े हुए होंगे। तो उसके लिए एक पूरी अलग अदालत बनाने का मकसद तो बड़ा वाज़ेह है। और फिर उसकी जो अपॉइंटमेंट है, आप देखिए जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ये लोग चाह रहे हैं, उससे तो बिल्कुल सीधा तासुर यही मिलता है कि वो सिर्फ ऐसे कंट्रोल्ड जजेस चाहते हैं जैसे कि आज 300 वकला ने उसके ऊपर खत लिखा है, खुला खत लिखा है कि ये तो बिल्कुल PCO जजेस के मुतरादिफ बात होगी। तो जज साहिबान भी अपने आप को इससे दूर रखें और ये कोई आइन की खिदमत नहीं होगी कि आप जो भी हुकूमत वक्त हो उसके साथ मामला तय करके और उन्हीं के हक में फैसले देते जाएं, तो फिर जो एक पूरा सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का वो तो ख़त्म होकर रह जाता है, उसका तो जवाब ही ख़त्म हो जाता है। तो इस लिहाज से इसमें हुकूमत की बदनीयती वाज़ेह है और मुझे बिल्कुल कहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इसमें मौलाना भी इनका साथ देंगे और ख़ास तौर पर किसी एक अहम शख्सियत के स्पेसिफिक लिए अगर ये पर्सन स्पेसिफिक चीजें हुई तो मौलाना साथ नहीं देंगे। आपको लग रहा है 25 तारीख के बाद शायद मौलाना मान जाए या शायद मौलाना एग्री कर जाए, आपको लग रहा है? चले काजू साहब, आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत ने डिले नहीं कर दिया पूरे मामले को और मौका दे दिया अपने ओपोनेंट को कि वो उसके ऊपर तैयारी भी कर सकें, खुलकर खेल भी सकें? चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गई, तो अब हुकूमत ये तरामीम करा पाएगी या हुकूमत का जो अपना प्लान था अब उस पर अमल हो सकेगा? देखिए, पहली बात यह है कि हुकूमत की तो ख्वाहिश थी कि उसी दिन इतवार वाले दिन ये मामलात जो हैं वो पास हो जाएं और मौलाना को भी आके यही कहा गया कि आपने कल उसके लिए वोट डालना है। रात को 2 बजे बिलावल गए और इसमें जो सारा इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर जब आती है तो बिलावल साहब भी ये तासुर देते हैं कि जैसे ये कोई शहबाज शरीफ साहब ये तरमीम लेके आ रहे हैं। अच्छी है या बुरी है, इस तरमीम के जो रूए रवा हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं। जितनी मेहनत इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, सबसे पहले जरदारी साहब गए थे, बंदूक लेके मौलाना को तोहफा दिया, फिर अपने साहिबजादे को भेजा, फिर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म साहब को लेके गए। तो ये जो इसके पीछे ये जो ब्रेन चाइल्ड है, ये तरमीम जो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ब्रेन मतलब मोहसिन नकवी साहब का वजन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही पलड़े में डाल रहे हैं कि वो उनके साथ थे। ठीक है, उनका तो वजन इतना है कि इनमें से कोई भी नहीं उठा सकता, उनका अपना वजन है। पर मतलब वो इनके साथ ही गए थे ना, वो जरदारी साहब के हैं तो हुकूमत के अंदर हैं, तो हुकूमत के वजीर दाखिला हैं, तो ऑब्वियसली वो पीपल्स पार्टी से उनका एक ताल्लुक भी है। माजी में जरदारी साहब के बयानात भी आते रहे। ये अलग बहस है कि COD की जो अभी बात हो रही थी 2006 में जब COD साइन किया गया जिसमें आईनी अदालत का जिक्र था, उसी COD के अंदर जिक्र था कि जो निगरान हुकूमत होगी उसका कोई रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह निगरानों को इलेक्शन लड़ा के अगली हुकूमत में शामिल कर लिया, तो वो तो बहस फिर किसी और तरफ चली जाएगी। पर मसला ये है कि इनकी तो ख्वाहिश थी कि बगैर देखे ये तरमीम पास हो जाए। अब आईनी तरमीम की जरूरत हो सकती है, ये राइट है, पार्लियामेंट का राइट है, सियासी जमातों का राइट है, लेकिन क्या आईनी तरमीम इस तरह होती है? देखिए, अगर कोई चीज आपके फायदे की हो रही हो, मेरे फायदे की हो रही हो, नजम साहब के फायदे की हो रही हो, समीना के फायदे की हो रही हो, तो ये चीज ओपन होगी ना। आप रखें इस तरमीम को, आवाम के सामने प्रोपोगेट करें, मीडिया के ऊपर इसको रखें, आवाम इतना प्रेशर डालेगी कि मौलाना क्या PTI सब मिलके वोट डालेंगे कि जनाब ये तो हमारे हक में कोई चीज होने लगी है। जब चीज आवाम के हक में हो रही है लेकिन उसको इतना पोशीदा क्यों रखा हुआ है, तो यहां से फिर वो शकूक व शुबात पैदा होते हैं। बाकी एक आम आदमी को इन तरमीम का पता क्या होगा? उसको क्या पता कि जो पर्सन स्पेसिफिक चीजें हो रही हैं किसके लिए हो रही है, किसको रोकना है? आईनी कानूनी मामला लोगों को इतनी हमारे यहाँ तो नॉलेज ही नहीं है, सिस्टम हमारा उनको इतना एम्पावर ही नहीं कर पाया कि उनको इतना स्ट्रेंथन नहीं कर पाया कि वो ये चीज़ें सोच सकें जो आप इंडिकेट कर रहे हैं।
नहीं, मैं आदिल इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। ऑब्वियसली मसाइल हैं इस तरह के, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये जो है इस दौर में कोई भी रोटी को चोची नहीं कहता। 8 फरवरी को आपने देख लिया जिस तरह बगैर बल्ले के निशान के लोगों ने किस तरह हर वो जो इंतखाबी निशान ढूंढा और उसके ऊपर वोट डाला। तो अब ये आजकल के दौर में ये कहना कि लोगों को नहीं पता, देखें ये एक वो एलिटिस्ट माइंडसेट है जो ये कहता है कि जनाब अवाम को नहीं पता कि उनकी भलाई क्या है, हम उनको बताएंगे। तो भाई फिर आप ये निजाम पैक करें, कोई और एक निजाम ले आए जहां पे 4 अक्लमंद बंदे एक कमरे में बैठ के फैसला करें और दूसरे कमरे में बैठे हुए शख्स को मुल्क का हुक्मरान बना दें। अगर जमहूरियत होनी है तो जमहूरियत में तो फिर आपको इज्तिमाई शऊर जो अवाम का शऊर होता है उसी के ऊपर आप रिलाई करते हैं। या तो इस निजाम को खत्म कर दें या फिर हकीकी जमहूरियत की तरीके से चलाएं। लेकिन हमारे यहाँ आपने तारीख में देखा है ना, जो शऊर आवाम को मिलता भी है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी की जो डायरेक्शन होती है उसकी अंधी तकलीद में चले जाए, मामला को उस तरह से मतलब नहीं सोच पाते कि असल मामला इसके पीछे क्या है। चलिए अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने बात की, जो आलमी रेटिंग्स अदारे हैं वो भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतरी की जानिब गामजन है, लेकिन जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। वो किस तरह इस सूरत हाल को इफेक्ट कर सकता है? नजम साहब क्या लगता है आपको, पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है, इकॉनमी बेहतर हो रही है लेकिन सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म हो सकेंगे पूरे मामला? इकोनॉमी में मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना। पाकिस्तान मेरा इश्क है। पाकिस्तानियों को जिस तरह कमजोर किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इस पर बात होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज हमारी आगे बढ़ रही है, इस वक्त नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं, हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है। इसके बावजूद कि हमारे खिलाफ मुजाहरे किए गए, IMF के सामने जाकर कहा गया कि पाकिस्तान की मुआशी लाइफलाइन को काट दो, वहां पर हमारी ऑक्सीजन के पाइप के ऊपर पांव रख दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हम आगे बढ़े और मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाद में पाकिस्तान तरीके साहब ने कोशिश की कि चीजें ना हो, लेकिन आप लोग सही सिमत में या हुकूमत सही सिमत में चली गई, आइंदा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हुकूमत को। आखिरी फिक्रा जी, इसमें मैं आखिरी फिक्रा कह दूं, आप दूसरे दोस्तों की तरफ चले जाइएगा। मैं एक बात बड़ी वाज़िया कहना चाहता हूँ, शेख मुजीब चाहे 1971 का था या शेख मुजीब चाहे आज के दौर का है, उसका इबरतनाक अंजाम होगा। पाकिस्तान अल्लाह की दीवी रियासत है, इसकी दुश्मनी करने वाला, इसको तबाह करने वाला, इसको डिफॉल्ट करने वाला, इसको मौत की तरफ ले जाने वाला, अल्लाह ताला उससे हिसाब लेंगे। ये मेरा ईमान है। आपको इस पर एतराज हो सकता है, लेकिन शेख मुजीब किसी भी दौर का होगा, वो इबरतनाक अंजाम से दो चार होगा। पाकिस्तान से मोहब्बत करें, अल्लाह की अता है ये। चले ठीक हो गया। समीरा साहिबा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है, क्योंकि मुआशी मैदान में पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन है, लेकिन हम ग्राउंड पे देख रहे हैं जल्द से जुलूस, रैलियाँ, उसी तरह जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये मामला दोबारा लॉन्ग टर्म नज़र नहीं आ रहे। दोबारा पाकिस्तान जो है पीछे चला जाएगा, जिस तरह माजी में हमने देखा इन एहतजाजों की वजह से जो कुछ होता रहा। अच्छा किया आपने रोक लिया, नहीं तो बस मेरे तो आंसू निकलने वाले थे और मैं कहने वाली थी बस कर पगले रुलाएगा क्या इतनी जज्बाती तकरीर सुन के। लेकिन बात यह है कि हम सब ये चाहते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हर कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान फले फूले और इंशाल्लाह ज़रूर फले फूलेगा। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान की अभी तक हम जिस स्ट्रगल में अभी तक चल रहे हैं वो ये है कि हमने अभी तक भी इन्हीं बेसिक जो चीज़ें कि मुल्क चलना कैसे है, मुल्क चलाना कैसे है, पावर हब कौन होगा, आगे कौन होगा, पीछे कौन होगा, मकबूलियत किसकी होगी, कबूलियत किसकी होगी, इलेक्शन कैसे रिग्ड होंगे, कैसे मैनेज होंगे, हम अभी ये बुनियादी चीज़ों से ही नहीं निकल सकेंगे। तो ये इतने जो हम ज़बरदस्त ख्वाब देख रहे हैं वो कैसे हम पूरे करेंगे? तो असल चीज़ ये है कि दुनिया वाकई बहुत आगे निकल गई है और हमें इससे बहुत आगे होना चाहिए जहाँ पे आज हम खड़े हैं। अभी बहुत हमने अचीव करना है और हमारे जो 7 लोग हुए थे आज़ाद, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारे बाद होने वाले भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हमें अपनी खामियों को भी तलाश करना है कि भाई हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और क्यों पीछे रह रहे हैं।
तो अभी हम तो बुनियादी मसलों से ही नहीं निकल रहे। अभी तक हम वही आइन में जुटे पड़े हैं कि जी इसको हम यहाँ से अमेंड कर लें, यहाँ से टांग बाजू खींच लें, यहाँ से यूं कर लें कि हम सेफ हो जाएं। तो इस तरह से चीजें नहीं होती। बाकी तमाम जमातें मुहिब्बे वतन है, हर किसी की अपनी पॉलिसी हो सकती है, हर कोई उसके लिए मुल्क के लिए अपना सोच सकता है। असल बुनियादी चीज ये कि जो अवाम की चॉइस है उसका एहतराम करना सीखें, आइन पे अमल करें। उसके अलावा इस मुल्क का कोई हल नहीं है। जो वहां पर सिचुएशन है ऑन ग्राउंड ये कि हमें कर्ज मिला है, और कर्ज मिला है बहुत सख्त शराइत पर मिला है, वो भी अवाम के ही खून पसीने से निचोड़ा जाना है। उसका जो लेकिन खर्चे हमने शुरू कर दिए हैं। देखे ना, जिसका हमने 24-25 करोड़ की गाड़ियां ले ली हैं, हमने खर्चे शुरू कर दिए हैं। हमने जैसे पैसे आए हैं फौरी तौर पे हमने स्पेंडिंग भी शुरू कर दी है। जी मैं वही कह रही हूँ ना जी, जिनके पेट भरे होते हैं उनको तो यही लगता है मईशत तो अच्छी चल रही है, ये तो एवं ही हम लोग आके शोर शराबा मचा रहे हैं कि भाई इतना बिल था, इतना हो गया, इतना खाने पीने की चीज़ों पे सब्सिडी अब खत्म होने जाएगी, और अब आपको जो बिजली की सब्सिडी है वो नहीं आप दे सकेंगे, ये वो तो गरीब लोगों का मसला ना। हमारा पेट तो भरा हुआ है, हमारी तनख्वाह तो अच्छी लगी हुई है, हमारे पास तो अच्छी गाड़ी है, उसमें हमें फ्यूल भी भरपूर मिल रहा है, हमारे बच्चे भी अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमें कोई काम करवाने में भी कोई मसला नहीं होता, तो हमें तो सब हरा हरा ही नजर आएगा। तो देखिए जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, जाके लोगों से मिलते हैं, आपको पता लगता है कि हकीकत क्या है। ठीक हो गया काज़मी साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ हम देख रहे हैं मुज़ाकरात की जब बात हो, प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, लेकिन कंडीशनल कर रहे हैं 9 मई वाक़यात के साथ। क्या ऐसे में स्टेबिलिटी आ पाएगी? पाकिस्तान तरीके से बैकफुट पे तो नहीं जाएगी डेफिनेटली। उन्होंने अपना एक पूरा जो बयानिया बनाया हुआ है, लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो कंडीशनल बातें कर रहे हैं, मुमकिन हो पाएगा सब कुछ? देखिए मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। देखिए जब अदालतें फैसला देती हैं ना, फिर वो फैसले या रिमार्क्स देती हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और लोग उस पर कमेंट भी करते हैं। तो ये मसला है ना कि जब इंसानी हकूक के हवाले से अदालतें उस तरीके से प्रोटेक्शन ना दें, फिर जो बल्ले के निशान का फैसला है उसके ऊपर आलमी सतह पे जो है उसके ऊपर तनकीद की गई, बरतानवी हुकूमत ने की। अभी उसकी रिव्यू पिटीशन पड़ी है, लेकिन बरतानवी हुकूमत को जो है खत लिख दिया गया मोजेस चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि वो फैसला बिल्कुल ठीक है। हालांकि अभी हालिया अपने खत में उन्होंने लिखा है कि वो ऑर्डिनेंस का मामला अदालत के सामने आ सकता है। तो मंसूर अली शाह साहब ने खत क्यों लिखा है? तो वो रिव्यू पिटीशन बल्ले के निशान की भी पेंडिंग पड़ी है, लेकिन उसके ऊपर बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया गया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो वाकयात हैं, उनके ऊपर तनकीद होती है। बाकी तो तमाम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक मुनासिब जो समझते हैं वो फैसले करते हैं। हो सकता है कोई फैसले से एग्री करे, कोई ना करे। दूसरी बात जो इकोनॉमी की बात है, देखें इकोनॉमी अगर इस मुल्क की अच्छी होगी तो वो कोई शहबाज शरीफ की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी या इमरान खान की या जरदारी साहब की नहीं। ये हमें समझने की जरूरत है। जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि शहबाज शरीफ की दौरे हुकूमत में इकोनॉमी डूब जाए तो देखें बड़ा मजा होगा, नहीं, वो इंतहाई एक सतही किस्म की सोच है और वो कतन पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। जिसकी भी हुकूमत हो, जो भी इकोनॉमी में बेहतर लेके आएगा हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जो इस वक्त मुल्क के ग्राउंड रियलिटीज हैं वो भी हमें आदिल साहब देखनी पड़ेंगी। हमने 24 IMF के प्रोग्राम लिए हैं, 24 प्रोग्राम, उसमें से 16 प्रोग्राम जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने लिए हैं, 7 प्रोग्राम जो है वो फौजी डिक्टेटर्स ने लिए हैं, 1 प्रोग्राम जो है वो PTI की हुकूमत ने लिया है। तो अब क्या गारंटी है हमारे पास के अगले 24 सालों के अंदर हम और प्रोग्राम नहीं लेंगे? ऑल्दो के शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा और मैं जेन्युइनली उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। अगर इकोनॉमी में ये कामयाब होंगे तो ये हम सब की कामयाबी है कि इसमें कोई नहीं हारेगा। पाकिस्तान जीतेगा तो हम सब जीतेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो भी हमारे सामने, उनको भी देख के हमें चीजों का अंदाजा। ठीक आप कह रहे हैं, हर गवर्नमेंट ये ऐलान करती है, कशकोल हमने फेंक दिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम देखते हैं इसी तरह के ऐलानात होते हैं, मामला यूं चलते रहे। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज वज़ीर ख़जाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपसे बात से पहले वज़ीर ख़जाना ने आज क्या कहा, कल ये सुनवाते हैं आपको। इस साल फाइलिंग आई 1.6 मिलियन फाइलर्स। दिस हैज टू डेट
doubled. We are now close to 3.2 million filers. New filers 7,23,000 new filers आ चुके हैं. जो total tax evasion तकरीबन 7 trillion का upside है as we go forward. Non filers vehicles नहीं खरीद सकेंगे, property नहीं खरीद सकेंगे, mutual fund, current bank accounts नहीं जा सकेंगे, cash withdrawal deposits में उनको बहुत दिक्कत होगी. FBR में जो core competence है वो audit की नहीं है. Audit capacity को बढ़ाना है. तो इसीलिए हम 2000 chartered accountants को engage कर रहे हैं through third party. ये आपने वजीर खजाना को सुना जी, नेट जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नॉन फाइलर्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी. खाकान साहब, आप क्या देख रहे हैं? IMF का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान को मिल गया, पहली जो किस्त है वो भी पाकिस्तान को मिल चुकी है. ये चीज़ें कितनी देर पा होंगी इकॉनमी के लिए? देखिए, पाकिस्तान को IMF की सपोर्ट या फैसिलिटी के साथ चलाना एक प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग है. इसके असरात लोगों के लिए आपको नज़र आ रहे हैं. उसका मतलब ये है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी है. लोगों के लिए ये मतलब है कि कीमतों के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी आ गई है. 24% कीमतें बढ़ी थी पिछले साल. इस साल हम उम्मीद करते हैं कि 10% के इर्द गिर्द कीमतें बढ़ेंगी. सो अगर उनकी तनख्वाह फीसद बढ़ती है तो उनकी कुफ्ते खरीद बेहतर होगी. रुपया स्टेबल हो गया है. जो हमारा बैरूनी खसारा था वो इकॉनमी को बिल्कुल स्लो करके, इसमें कोई दो आरा नहीं है, हमने संभाल लिया है. फिर जो लोगों पर असर है, आप लेट से गाड़ी खरीदने जाते हैं आदिल, आपकी पहले लीजिंग अगर 22% पे हो रही थी तो आज आपकी लीजिंग जो है वो 17.5% पे हो रही है. बिजनेसेस के लिए तो काइबोर मैटर करता है, वो इससे भी नीचे आ गया है. सो ये लोगों पर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ये है. रुपए की स्टेबिलिटी ने ही इंश्योर किया कि आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में 20 से 24-25 रुपए की जो कमी दिखाई दी है वो हो रही है. सबसे बढ़ के आदिल, हियर्स द पंच लाइन, आपको ये इंश्योर हो गया है कि 3 साल $26 अरब इस साल, 25 अगले साल जो आपने वापस करने हैं वो आपको मौखर करने की भी इजाज़त है. जो बीच में से वापस होने हैं, $16 अरब मौखर हो जाएंगे हर साल. जो आपने वापस करने हैं उनकी जगह नया कर्जा आ जाएगा. सो जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है वो अंडरराइट कर देता है IMF का प्रोग्राम. और बाकी जो आपके लोग हैं, मल्टीलैटरल्स, बायलैटरल्स, फ्रेंडली कंट्रीज, वो साथ चलने को तैयार हो जाती हैं. सो इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहें, 37 माह का ये प्रोग्राम है आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं, एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तान जो सोच रहा है कि रुपया जो है वो कब तगड़ा होगा, जैसा डॉलर है उसके प्राइस कब कम होंगे, इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम प्राइस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हाइक पिछले कुछ सालों में हमने देखी, वो कब कम होगी? रिलीफ आवाम तक पास ऑन कब तक होगा? सो देखिए ना, असल रिलीफ जो है, पहले उस पर बात कर लूँ मैं, वो ये है कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो टर्न करे जॉब क्रिएशन में. पाकिस्तान में रिलीफ का जो लफ्ज़ है वो सब्सिडीज, बिजली के निर्खों में कमी, यानी कि वहाँ पे भी सब्सिडी, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की प्राइसिंग फिक्स करना, यानी कि हमारा जो किसान भाई है उसको ज़्यादा प्राइस देना, ये इसकी सोच बन गई है. ये सोच ही गलत है. असल रिलीफ जो है वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसमें हम 10 मिलियन वल्नरेबल को डायरेक्ट पहुंचते हैं. इससे बढ़ के रिलीफ, आदिल, हियर्स द आंसर, जब तक आपकी शरह नमू 5-6% पे नहीं जाएगी, आपका 15 लाख यूथ एंटर करता है हर साल मिनिमम इनटू द जॉब मार्केट. अगर आप 2%, 2.5% पे ग्रो करते रहेंगे तो आप हार्डली, मेरा ख्याल है, 8 लाख नौकरियां बनाएंगे. तो हर साल आपकी अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा. सो असल रिलीफ ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए अगले 3 साल में, पाकिस्तान में नए कारखाने लगें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेस बढ़े, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़े, ताकि ये हम IMF की ट्रेडमिल से उतर सकें. मैं एक मिसाल देता हूं कि कोई भी आपको ये नहीं कहता कि जी पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर बहुत बुरा है, मेरा मोबाइल का बिल बहुत ज़्यादा आता है, पर हर कोई कंप्लेन करता है कि मेरा एनर्जी, चाहे गैस हो चाहे बिजली हो, बिल बहुत ज़्यादा आता है. सारा स्टेट के पास है तो प्राइवेटाइजेशन कीजिए ना. ये रिलीफ है. प्राइवेटाइजेशन की, हम न्यूज़ आया, कितने और चैनल आए, 50 और चैनल अगर आ गए, अगर PTV होता तो क्या इतनी नौकरियां नई क्रिएट होती? सो थिंक डिफरेंटली. ये वो मौका है कि पॉलिसी मेकर्स भी अपना रिलीफ का माइंडसेट टोटली तब्दील कर दें. हुकूमत के फुटप्रिंट को निकालते चले जाएं. आप ट्रेडमिल से उतरने की बात कर रहे हैं, आप इस बार कितने पुरुमीद हैं? क्योंकि माजी में भी हम देखते हैं 12 हुकूमतें कह चुकी कि कशकोल हमने फेंक दिया, लेकिन जब नई हुकूमत आती है IMF का डोर जो नॉक करना पड़ता है. इस बार क्या लग रहा है कि आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का?
क्रिटिकल बात की है आपने आदिल। 2008 में हुकूमत आती है, फंड के प्रोग्राम में जाती है। 2013 की हुकूमत आती है, फंड के प्रोग्राम में जाती है। 2018 की हुकूमत आती है, फंड के प्रोग्राम में जाती है। 2022, 23, 24 ऑल IMF प्रोग्राम्स। सो आपको एक टाइम मिल गया है आदिल, आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। अगर एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ कर ली, अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू GDP जो इस वक्त आपका कम होकर 9% पर रह गया है, इसको 12% पर यानी कि 45 अरब के करीब अपनी 45 अरब डॉलर के करीब अपनी एक्सपोर्ट को ले गए। अगर अपने एक्सपेंडिचर्स को संभालने में कामयाब हुए और गवर्नमेंट का फुटप्रिंट प्राइवेटाइजेशन करके निकाल लिया, फिर तो ये आखिरी प्रोग्राम होगा आपका। आखिरी से मतलब है ये हो सकता है कि 10 साल बाद कोई प्रॉब्लम आए, आप फंड के पास चले जाएं, बट अगर ये सब काम ना हुए, एक्सपोर्ट अर्निंग ना आई, फिजिकल का खसारा, मालियाती खसारा 73 से 7% कर रहे हैं, इसको ना संभाला। और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म में मैं एक्सप्लेन कर दूं बहुत मतलब समैरिली, आपका डेट की जो रीप्रोफाइलिंग है, आपकी जो सब्सिडीज की टारगेटिंग है, आपकी जो हुकूमत के जारी अखराजात हैं, पेंशन है, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, जो आपने डिवॉल्व करने हैं सब्जेक्ट, वो काम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट काम है। फिर 600 से 1000 अरब रुपया पावर सेक्टर को जो जाता है वो है। अगर तो ये सारे काम आप करने में खुद कामयाब हुए और ये सारी चीजों पे काबू पा लिया, तो IMF का आखिरी प्रोग्राम हो सकता है कि आप 3 साल बाद जब भी IMF के पास जाते हैं, आप ट्रेडमिल की बात कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे हम जब भी सवार होते हैं तो हम वेट लॉस नहीं करते, वेट गेन करते हैं। वो हमें कहा जाता है कि वेट जो है आपका कम करें, लेकिन मजीद पुट ऑन होता है हमारा वेट। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि अखराजात कम करने का जो मामला है, हुकूमत एक तरफ IMF का प्रोग्राम, दूसरी जानब जो अपने अखराजात वजारतें कम करना या वजारतों को जम करना, ये मामला चल रहे हैं। लेकिन मजीद गाड़ियाँ भी खरीदी जा रही हैं। ऑन द अदर हैंड हुकूमत अपने एक्सपेंसेस कम नहीं करती नजर आ रही हमें। So Adil, here's the thing ना, the extent of ट्रांसफॉर्मेशन या पॉलिसी इम्पटस जो चाहिए इन चीज़ों में, हुकूमत काम तो ज़रूर कर रही है, पर लोगों की ख्वाहिश या लोगों की जो आरजू है वो इससे बहुत ज़्यादा है। पीपल वांट वेरी वेरी सर्जिकल ट्रीटमेंट, और लोग खड़े हैं हुकूमत के साथ, स्टेट के साथ, कि वो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट करे। इससे भी इम्पॉर्टेंट एक बात आदिल ये है कि पाकिस्तान ने 24वां प्रोग्राम एंटर तो किया है, पर अपनी ज़िंदगी में एक प्रोग्राम जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कहलाता है वो कंप्लीट किया है, जो 13-16 का है। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने एंकर किया है वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए। सो ये पहले अस्यूम कर लेना कि हम 37 माह का प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, किसी भी पॉलिसी मेकर, और पाकिस्तान की मिसाल नहीं दे रहा, बहुत से और ममालिक हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाते, और पाकिस्तान मेरे ख्याल है 5th लार्जेस्ट बोरोअर है इस वक्त फंड के साथ। ये प्रोग्राम कंप्लीट करना विल नॉट बी दैट जिसे कहेंगे चैलेंजिंग होगा। इसकी एक सिर्फ वजह एक्सप्लेन कर दूं, इसमें प्रोविंसेस भी रोप इन हो गई हैं। नेशनल फिस्कल पैक्ट हो, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो, पाकिस्तान का जो हमारी जो इस वक्त बनी हुई हैं इकोनॉमिक जोन्स, उन पे से इंसेंटिव्स उठाना हो। सो अ लॉट हैज़ टू डू विद द प्रोविंसेस। सो प्रोविंसेस भी रोप्ड इन हैं, फेडरल के भी चैलेंजेस हैं, टारगेट्स होंगे, बेंचमार्क्स होंगे, क्राइटेरियाज होंगे, ये सारे जब मीट करने पड़े, अभी कल हम देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं हुकूमत बड़ी मेहनत कर रही है कि FPR का टारगेट मीट हो ताकि नए टैक्सेस का इजरा ना करना पड़े। दैट्स हाउ वी हैव टू रन दिस प्रोग्राम। टैक्स रेट में वैसे इजाफा हुआ, लेकिन आप NFC वार्ड की बात करें, उसको रिविजिट करना भी जरूरी है, क्या लगता है आपको? क्योंकि एक्सपेंसेस सारे जो हैं वो सूबे खुद करते हैं, वफाक जो है उसको अर्निंग करके दे देता है, उस तरह से मामला थोड़ा बेहतर नहीं है, रिविजिट होना चाहिए। NFC में आपने लिखा कि पहले तो बात यह है कि 1.5% 2014-15 में प्रोविंशियल टैक्स टू GDP आ जाएगा, आज भी 0.8% है। सो पहला तो ये है कि वफाक ने तो जो करना है, प्रोविंसेस को अपनी, उनके पास बहुत से टैक्सेस हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, GST ऑन सर्विसेज है, ये सारे टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, अपनी बढ़ानी है। दूसरी बात यह है कि जो शोबे 17 शोबे ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, एस्टिमेट्स गो फ्रॉम 300 to 600 बिलियन रुपीस जो उन पे खर्चा हो रहा है, ये नीचे जाने हैं। NFC को रिविजिट तो करना पड़ेगा ना, और उससे फिर हमें ये देखना है कि 18वीं तरमीम को और 7th NFC को इकट्ठे पढ़ना है और फिर नए NFC की तरफ मूव करना है। पावर्टी जो है वो प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है। वफाक 650 अरब खर्च करने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ दी 10 मिलियन हाउस होल्ड्स जिनको हम सपोर्ट करेंगे। शुड दैट बी शेयर्ड?
दोज आर द हार्ड क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क। मैं फिर कहता हूं, कीमतें बढ़ाना, पॉलिसी रेट को टाइट रखना, ये जरूर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, पर स्ट्रक्चरल काम ये है कि जो काम वफाक का है वो वफाक करे, जो नीचे चले गए हैं काम उनके पैसे भी नीचे चले गए। कंट्रोल करने का मामला, आज वजीर खजाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी सूबे महंगाई जो इसको कंट्रोल करने के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं कर रहे। ये वफाक ने चीज़ें देखनी है क्योंकि सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं बिजली की कीमतों से, इसके साथ साथ हम देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत से, डॉलर की प्राइस से, तो ये सूबे पे जिम्मेदारी आती है। वैसे देखिए, सूबों के पास चूंकि फोर्सेस होती है ना, तो बहुत से पॉलिसी मेकर्स ये वो चले वो मार्केट कमेटी तक है, एक रुपया 2 रुपया कोई आलू प्याज की कीमत, इस तरह की चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन लार्जर स्केल पे अगर हम इसको देखें तो वो तो वफाक की जिम्मेदारी नहीं। सो आदिल, आपने बहुत ही अच्छी बात सामने रखी है। ये बात अच्छी इसलिए है कि जब तक आप मुख्तलिफ तौर पे सोचेंगे नहीं ना, तो मैं आपको एक सोच सामने रखता हूँ और मुझे आपने अब 1 मिनट देना है क्योंकि ये आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर द पीपल ऑफ। एक ये है कि आपने एक टेलीकॉम सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। 3-4 प्लेयर्स आए, मोबाइल डेटा, मोबाइल फोन की कीमत नीचे आ गई। ना आप कभी मुझे कंप्लेन करेंगे, ना मेरे वो दोस्त जो शायद इतने ना रखते हों वसाइल, वो कंप्लेन करते हैं कि बहुत डेटा या बहुत महंगा है मोबाइल। इसलिए कि ये तीनों चीजें होने दी, कंपेटिटिव मार्केट बनने दी। दूसरी चीज ये है कि आपने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को स्टेट में जकड़े रखा, मार्केट भी नहीं बनने दी। 11 साल से रेगुलेटर ये स्टोरी दे रहा है हमें कि मैं एक CTBCM यानी कि कंपेटिटिव मार्केट ला रहा हूं, वो 11 साल से आज स्टोरी ही है। क्योंकि वहां नहीं है तो सारा कुछ स्टेट के पास है और हर कोई कंप्लेन करता है। पहली तो चीज याद रखिए, कीमतें नीचे ड्राइव कंपेटिटिव मार्केट्स करती हैं। यह आपने डीरेगुलेट करके देख लिया है, पाकिस्तान की कामयाब टेलीकॉम की मिसाल। अब दूसरी चीज कहता हूं कि अजनास की कीमतें, जो प्रोडक्शन है उसकी कीमतें, मैन्युफैक्चरिंग कीमतें, वो कैसे नीचे जाती हैं। कोई और तरीका नहीं है कीमतों को नीचे लाने का सवाए इसके कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत, एग्रीकल्चर की, मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसीज, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बट मोर इंपॉर्टेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं और कंपटीशन पैदा करें। पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर को दुनिया से compete करने दें और एग्रीकल्चरिस्ट जो है उसको जेब में पैसे दें अगर देना चाहते हैं, वरना उसकी यील्ड्स बेहतर करने के लिए आज तक जो नहीं किया वो करें। बिकॉज ये हम आज इतने क्रिटिकल पॉइंट्स डिस्कस करें कि 3 साल में करना क्या है। देखिए, आपने राइस की मार्केट में अपनी इंटरवेंशन गवर्नमेंट की निकाल दी। कभी आपने सुना है कि राइस की मुल्क में शॉर्टेज हुई हो? कभी आपने सुना है कि कोई राइस वाला आके कहे यार मैंने एक्सपोर्ट करनी है, डॉक्टर साहब आप हुकूमत में हैं, इस पे हमें एक सब्सिडी दीजिए। 11-12 साल आई वर्कड विद द गवर्नमेंट, नेवर। मैं इसलिए ये गुफ्तगू कर रहा हूं कि 3 साल बाद अगर हम इस ट्रेडमिल से उतरना चाहते हैं तो ये सारे काम करने पड़ेंगे पाकिस्तान। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि फील्ड मतलब खेत से लेकर मार्केट तक का जो मामला है, ज़राई मदाखिल जो है, जो किसान को मुश्किलात है, सारी चीज़ें देखकर हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसके साथ साथ इकॉनमी चले बेहतरी की जानिब तो जा रही है और साथ में हम देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। खाका नजीब साहब हमारे साथ थे, दीगर मेरे साथ थे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।